नमस्कार स्टूडेंट्स। तीसरा चैप्टर सेनापति का ऋतु वर्णन हमने पूर्व की कक्षा में उसके 2 कवित्त पढ़ लिए थे। इस ऋतु वर्णन में कवि ने सबसे पहले ऋतुराज वसंत की सुंदरता का वर्णन करते हुए उसे एक राजा की भांति दिखाया है। जिस प्रकार राजा एकाकी गमन नहीं करता है, उसी प्रकार ऋतुराज बसंत भी अकेला नहीं आता है, रंग बिरंगे फूलों की अपनी चतुरंगी सेना लेकर आता है। जिस प्रकार राजा के यश का गान कविजन करते हैं, उसी प्रकार ऋतुराज बसंत के यश का गान कोयल और भंवरे कर रहे हैं। वसंत ऋतु में चारों ओर सुंदर सुंदर पुष्प खिलकर अपनी खुशबू बखेरते हैं, जिससे सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है और कवि ने इसे सोने के सुगंध की संज्ञा दी। कवि कहता है कि वसंत ऋतु में चारों ओर सुंदरता का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। सभी लोग इस मौसम में सुख का अनुभव करते हैं और कवि ने बसंत को ऋतुराज कहा है। दूसरा कवित्त जिसमें वर्णन तो ग्रीष्म ऋतु का है, गर्मी की ऋतु का, लेकिन कवि ने अपनी चतुराई से उसे एक वर्षा ऋतु के रूप में भी दर्शाया है, जो अपन ने पढ़ लिया था। आज इसका तीसरा कवित्त अपन पढ़ेंगे, जिसमें वर्षा ऋतु का वर्णन है। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहले कवित्त को मैं बोलता हूँ और फिर एक एक शब्द के अर्थ आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, दामिनी दमक सुर चाप की चमक, श्याम घटा की गमक, अति घोर घन घोर ते, कोकिला कलापी कल कूजत है, जित तित शीकर ते, शीतल समीर की झकोर ते, सेनापति आवन कहो है मन भावन सु, लाग्यो तर सावन बिरह जुर जोर ते, आयो सखी सावन मदन सर सावन, लाग्यो है बर सावन सलिल चहुओर ते। तो सेनापति ने वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहा है, दामिनी, दामिनी कहते हैं बिजली जो आसमान में चमकती है। दमक का मतलब है चमकना। सुरचाप कहते हैं इंद्रधनुष को, चमक यानी उसकी चमक। श्याम यानी काली। घटाएं बादल, झमक यानी बरसना। अति यानी बहुत, और घनघोर यानी बहुत घनी घटाएं आसमान में छाई। तो स्टूडेंट्स, कवि सेनापति ने वर्षा ऋतु का जो वर्णन किया है, उसमें एक सखी दूसरी सखी को सावन के महीने में जो प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देते हैं, उनका वर्णन करते हुए एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, आसमान में काले बादल छाए हैं, बिजलियां चमक रही है और इंद्रधनुष की जो छटा है, उसकी जो सुंदरता है, वह देखते ही बनती है। घनघोर घटाएं आसमान में छाई है और बरसात हो रही है। जब बादल गरजते हैं तब कोकिला, कोकिला कहते हैं कोयल को, और कलापी कहते हैं मोर को। कल यानी मधुर, कूजत का मतलब होता है कूजना, बोलना। जित तित यानी यहाँ वहाँ या इधर उधर। सीकर, सीकर कहते हैं जल की बूंदें। और शीतल यानी ठंडी। समीर कहते हैं हवा को, और झकोर यानी झोंका। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, जब आसमान में बादल गरजते हैं तब कोयल और मोर गूंजते हैं, बोलते हैं, और यहाँ वहाँ इधर उधर उनका स्वर, मधुर स्वर सुनाई देता है। शीतल, जल की बूंदें जो है, जब शरीर को स्पर्श करती है तो व्यक्ति को झकझोर देती है।
हवा जब जल की बूंदों से स्पर्श करती है तो वह ठंडक लिए हुए होती है, और जो कोई इस ठंडक को अनुभव करता है उसे अति आनंद की प्राप्ति होती है। सेनापति आवन कयो है मन भावन सु, लाग्यो तर सावन बिरह जुर जोड़ते। कभी सेनापति कहता है कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, इसी तरह का मौसम होने पर मेरा प्रियतम मुझसे मिलने के लिए आने वाला था। अर्थात जब मेरा प्रियतम मुझसे दूर गया था तब उसने कहा था कि मैं जब आऊँगा आसमान में घटाएं होंगी, बिजलियाँ चमक रही होंगी, इंद्रधनुष की छटा अति सुंदर होगी और बादलों के गरजने से मोर और कोयल बोलेंगे, उस समय मैं आऊँगा। तो एक सखी कहती है कि हे सखी, मेरा प्रियतम ऐसे ही मौसम में मुझसे मिलने के लिए कहकर गया था, तो आज भी मुझे उसकी चाह है, उसकी प्रतीक्षा है कि शायद इस मौसम में वह मुझसे मिलने जरूर आएगा। लाग्यो तर सावन बिरह जुर जोड़ते। हे सखी, ये जो सावन का महीना है, ये जो बरसात है, ये जो बादलों की गड़गड़ाहट है, ये जो सावन की झड़ी लगी हुई है, यह मेरे मन को तरसा रही है और मेरे मन में प्रियतम से मिलने की जो इच्छाएं हैं वो और अधिक प्रबल हो रही है। और मेरा प्रियतम मुझसे दूर है, इसलिए मैं विरह की जुर कहते हैं बुखार को, तो मैं विरह की बुखार में जल रही हूँ। और जब तक मेरा प्रियतम मुझसे नहीं मिलेगा तब तक ये विरह की आग शांत नहीं होगी। आयो सखी सावन, हे सखी, सावन का महीना आ गया है। मदन सर सावन, मदन कहते हैं कामदेव को। यहाँ पर मन की जो इच्छाएं हैं उनको मदन कहा गया है। सर सावन का मतलब होता है उत्पन्न करने वाली, और मदन यानी मिलने की इच्छा। हे सखी, सावन का महीना आ गया है और मेरे मन में अपने प्रियतम से मिलने की जो इच्छाएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ रही है। लाग्यो है बर सावन सलील चहु ओरते। लाग्यो है यानी लगा है, बर सावन यानी बरसने, सलील कहते हैं पानी को, चहु ओर यानी चारों ओर। हे सखी, चारों ओर ये जो पानी बरस रहा है, यह पानी मेरे मन में अपने प्रियतम से मिलने की इच्छाओं को और अधिक बढ़ा रहा है। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देख लीजिए। कवि सेनापति वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से कहती है कि आज आसमान में घनघोर घटाएं छाई हुई है और बिजलियां चमक रही है, इंद्रधनुष की छटा बिखर रही है, यहाँ वहाँ मोर और कोयल बोल रहे हैं और ठंडी हवा जल की बूंदों को स्पर्श करके आ रही है। ऐसे ही मौसम में मुझसे मेरे प्रियतम ने मिलने के लिए कहा था, इसलिए आज इस मौसम से मेरे मन में प्रियतम से मिलने की इच्छाएं और अधिक जागृत हो गई है। हे सखी, ये जो सावन का महीना है, ये मेरे मन में प्रियतम से मिलने की जो इच्छाएं हैं वो और अधिक बढ़ा रहा है। मैं विरह की आग में जल रही हूँ। हे सखी, ये जो सावन का महीना है, इस सावन के महीने में चारों ओर जो जल बरस रहा है, वह जल मुझे अपने प्रियतम से मिलने के लिए और अधिक तड़पा रहा है। तो ये हो गया वर्षा ऋतु का वर्णन। और स्टूडेंट्स, आखिरी कविता जो इसका है उसमें है शीत ऋतु का वर्णन। इसमें कवि सेनापति ने शीत ऋतु को, सर्दी की ऋतु को एक सेनापति की भांति बताया है, और जिस प्रकार एक सेनापति सामने वाली सेना पर आक्रमण कर देता है, उसी प्रकार शीत ऋतु ने लोगों पर आक्रमण कर दिया है। तो यहाँ पर भी एक रूपक है, सर्दी की ऋतु को एक सेनापति की भांति बताया है। एक बार इसे पढ़ता हूँ, सुनिए, फिर एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। शीत को प्रबल सेनापति कोप चढ़्यो दल,
निबल अनल गयो सूर्य सिए राय के, हिम के समीर तेई बर से विषम तीर, रही है गरम भुवन कोनन के में जाय के। धूम नैन बहे लोग आगी पर गिरे रहे, ही सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, मानो भीत जानी महाशीत ते पसार पानी, छतिया की छाह राख्यो पावक छिपाएगी। शीत सर्दी की ऋतु, प्रबल बहुत तेज, सेनापति यहाँ पर सेनापति जो युद्ध में सेना का नेतृत्व करता है वो सेनापति है, ये कवि नहीं है यहाँ, ठीक है। कोप कहते हैं गुस्से को, क्रोध को, चढ़ो यानी चढ़ाई करना, और दल यानी सेना। तो कवि कहता है कि शीत ऋतु रूपी सेनापति ने बहुत ही प्रबलता से और क्रोध से जन समुदाय पर चढ़ाई कर दी है। निबल अनल, और जब सर्दी बढ़ती है तो निबल का मतलब होता है कमज़ोर, और अनल यानी आग। जब सर्दी बढ़ती है तब आग भी कमज़ोर लगने लगती है। कैसे? आपने कई बार अनुभव किया होगा कि गर्मी की ऋतु में जब हम चूल्हे पर या गैस के ऊपर कोई बर्तन चढ़ा हुआ है उसको उतारते हैं या गैस के पास जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा तपन महसूस होती है। लेकिन वही दिसंबर जनवरी के महीने में यदि गैस पर या चूल्हे पर कोई बर्तन चढ़ा हुआ है तो उसको अपन आसानी से उतार लेते हैं। आग भी उस समय कमज़ोर हो जाती है। हालांकि आग कमज़ोर नहीं होती है, सर्दी बढ़ने की वजह से हमें आग कमज़ोर लगती है। निबल अनल गयो यानी गया, सूरी कहते हैं सूर्य को, और सियराई के यानी ठंडा पड़ गया है। तो सर्दी के बढ़ने से आग भी निबल कमज़ोर हो गई है और सूर्य जो है वो ठंडा पड़ गया है। अर्थात सूरज की जो तपन है, धूप है, वो हमें सुहाती है। हम सूरज की धूप में कई घंटों तक बैठे रह सकते हैं, जबकि गर्मी की ऋतु में ऐसा नहीं होता है। तो शीत ऋतु रूपी सेनापति ने बड़ी प्रबलता से और क्रोध से जन समुदाय पर चढ़ाई कर दी है, जिससे आग कमज़ोर हो गई है और सूर्य ठंडा पड़ गया है। हिम के समीर, हिम कहते हैं बर्फ को, और समीर यानी हवा, और हवा जो है वो बर्फीली हवा चल रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। तेई बर से विषम तीर, तेई यानी वही, बर से यानी बरसते हैं, विषम तीर, तीर कमान वाले तीर। तो जब ठंडी हवा शरीर पर लगती है तो ऐसे लगता है जैसे शीत ऋतु रूपी सेनापति ने बर्फीली हवा के तीर चलाए हैं। रही है गरम भोन कोनन में जाई के, रही है यानी रहती है, गरम गर्मी, भोन यानी भवन मकान, कोनन यानी कोने में जाई के। और गर्मी का एहसास घर के कोनों में ही होता है। अर्थात गर्मी भी जाकर कहाँ छुप गई, डर के मारे घर के कोनों में छुप गई है। अर्थात गर्मी का एहसास घर के कोनों में ही होता है। धूम बहे नैन, लोग सर्दी से अपने आप का बचाव करने के लिए आग लकड़ियाँ जलाते हैं, और उन लकड़ियों से जो धुआं निकलता है उससे लोगों की आंखों से आंसू गिरते हैं। धूम यानी धुआं, नैन यानी आंखें बहे, धुएं के कारण आंखों से आंसू आ रहे हैं। लोग आग पर गिरे रहे और लकड़ियां जलाकर लोग उसके चारों तरफ बैठते हैं और सर्दी को भगाने के लिए, सर्दी को मिटाने के लिए मानो आग के ऊपर गिर पड़ेंगे, सब उसके नज़दीक जाना चाहते हैं। हिये सो लगाई रहे नेक सुलगाई के, हिये यानी हृदय से लगाकर, नेक यानी अच्छी तरह सुलगाकर, और जो आग सुलग रही है उस आग को हर व्यक्ति अपने हृदय से लगाना चाहता है, अर्थात अपने हृदय को गर्माहट पहुंचाना चाहता है। मानो भीत जानी महाशीत ते पसारी पानी, मानो भीत यानी डरना, जानी जानकर,
महाशीत यानी भयंकर ठंड, पसार पानी, पानी कहते हैं हाथ को, पसारना यानी फैलाना, छतिया की छाह राख्यो पावुक छुपाई के, मानो लोग जो है वो इस सर्दी से डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं, और जो लकड़ियां जल रही है, जहाँ पर अलाव जल रहे हैं, उस अलाव में अपने हाथों को पसार कर, अपने हाथों को गर्म करके अपनी छाती के लगाते हैं, मानो आग को छाती के पास छुपाना चाहते हैं। छतिया की छाह, छाती की छाह में छाती के पास रख कर, पावक कहते हैं आग, और छिपाए के, मानो उसके आग को जो है वो छाती हृदय के पास छुपाना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, ये शीत ऋतु का कवि था। एक बार फिर देखिए, कवि सेनापति ने शीत ऋतु का वर्णन करते हुए शीत ऋतु को एक सशक्त सेनापति की भांति दर्शाया है। जिस प्रकार सेनापति शत्रु दल पर चढ़ाई कर देता है, उसी प्रकार शीत ऋतु रूपी सेनापति ने जन समुदाय पर चढ़ाई कर दी है, और उससे आग भी कमजोर हो गई है और सूर्य ठंडा पड़ गया है। बर्फीली जो हवा है वह ऐसे लगती है जैसे यह सेनापति बर्फ के तीर चला रहा है। गर्मी का एहसास कहीं नहीं है, गर्मी भी मानो घर के कोनों में जाकर छिप गई है। लोग लकड़ियां जलाते हैं, उनसे जो धुआं निकलता है उससे लोगों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। सब लोग आग के ऊपर जैसे गिर पड़ेंगे, आग के पास जाकर सर्दी भगाने का प्रयास करते हैं। सभी लोग आग पर हाथ तपाकर अपने हृदय से उन हाथों को लगाकर हृदय को गर्माहट पहुंचाते हैं। सभी लोग इस सर्दी से भयभीत है और अपने हाथों को जलती हुई आग पर पसार कर गर्म करके अपने छाती के पास मानो आग को छिपा कर रखना चाहते हैं, जिससे देर तक उनके हृदय में गर्माहट रह सके। तो स्टूडेंट्स, ये सेनापति का ऋतु वर्णन कंप्लीट हो गया है। अब इसके प्रश्न उत्तर अगले वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।